पेयर के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो डिपेंड करता है कि उसके बाद नाउन या प्रोनाउन कैसा दिया है। अब यहां पर रिमेडी जो है वो कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, इज हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, देयर इज नो रिमेडी। अब रिमेडी जो है इसका मतलब होता है क्योर, और रिमेडी या क्योर अपने पीछे प्रपोजिशन लेते हैं फॉर। कब, जब ये नाउन के रूप में यूज होते हैं। तो किसी चीज का इलाज, देयर इज नो रिमेडी ऑफ दिस नहीं, देयर इज नो रिमेडी फॉर दिस, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये क्वेश्चन क्योर का पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ये वर्ब के रूप में तो ऑफ ले लेता है, लेकिन नाउन के रूप में इसका पेयर किसके साथ बनता है, इसका पेयर बनता है ऑफ के साथ। तो ये हम लोग प्रपोजिशन चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है, वहां पेयर ऑफ वर्ब्स में आता है इसका पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी में इसका एरर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, ऑल डे लॉन्ग दे वर ऑक्यूपाइड विद राइटिंग लेटर्स टू देयर नियर एंड डियर वंस। पूरा दिन भर वो लोग बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है पहले बताओ। ऑक्यूपाइड जब आप किसी चीज में होते हो तो इसका मतलब यू आर बिजी। When you are occupied in something, it means you are busy. आप अगर किसी काम में occupied हैं तो इसका मतलब आप उस चीज में क्या है, busy हैं। तो किसी काम में occupy होने का सीधा सा मतलब आता है किसी काम में busy होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, all day long they were। अब यहां पर all day long मतलब दिन भर, ये बिल्कुल सही फ्रेज दिया है उसने। they were प्लूरल है तो इसके हिसाब से ये वर्ब भी सही दे रहा है, ठीक है। they were occupied with writing letters to their, अब they है तो they का पार्ट ऑफ दे का एडजेक्टिव क्या होगा, देयर ही होगा। अच्छा, जो हमारे नजदीकी होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें हम नियर एंड डियर वंस ही बोलते हैं। तो नियर एंड डियर वंस भी इसमें सही दिया हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्या ऐसा कुछ है, नहीं। ऑक्यूपाई या बिजी, किसी काम में होना। इन्वॉल्व इन, बिजी इन, किसी काम में लिप्त होना, शामिल होना। या एंग्रॉस अगर देगा तो एंग्रॉस के साथ भी यही प्रपोजिशन कैरी होती है। ये चारों वर्ड के साथ इन ही जाएगा। यहां पर फटाफट नोट कर लेंगे जल्दी से। वो बेटा यार वन कैसे लिख रहे हो आप, यहां पे बहुत सारे रिलेटिव हैं तो वंस। देखो अगर एक ही रिलेटिव होता तो वन कह देते हम लोग, लेकिन बहुत सारे हैं तो वंस कह दिया हमने। तो ये दोनों, ये सिंगुलर के केस में आता है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई वॉन्ट अ न्यू वन, मुझे एक नई किताब चाहिए। और अगर मेरे पास एक किताब है, मुझे और बहुत सारी चाहिए प्लूरल, तो मैं प्लूरल के लिए क्या ही लगाऊंगा, प्लूरल के लिए वन सी तो लगाऊंगा मैं। तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहां पर इसका, वन वन सी सही था वो। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सर इसमें योर्स नहीं होगा, कौन से वाले में बेटा, यहां योर्स ही होगा। क्योंकि अगर तुम ये कह रहे हो कि नहीं योर्स की जगह योर लिख दो, तो योर तो एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता, उसके पीछे नाउन होना चाहिए था। और अगर नाउन नहीं है तो इसकी जगह तुम प्रोनाउन लिख दो, योर्स। तो ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं निकालेगा जबरदस्ती, ठीक है। चलिए लेट्स सी क्या आंसर आप लोगों ने निकाला। विमेन्स ब्यूटी, किसी महिला का सौंदर्य। अब इसे प्लूरल मत कर देना, सिंगुलर है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां जरूरी नहीं है प्लूरल दिया। किसी महिला का सौंदर्य मे बी कंपेयर्ड, वो शायद कंपेयर हो सके किससे, दैट ऑफ। अब यहां दैट ऑफ किस लिए आया, महिला की ब्यूटी, और ब्यूटी सिंगुलर है तो सिंगुलर का रिप्लेसमेंट दैट ऑफ से होता है, दोज ऑफ से नहीं होता है। दैट ऑफ अ फ्लावर, मतलब किसी महिला का जो सौंदर्य है वो किसी फूल से किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, बिकॉज बिकॉज बोथ टाइप्स ऑफ ब्यूटी, दोनों ब्यूटी, महिला की भी और इसकी भी, क्या कहते हैं फ्लावर की भी, इज
क्योंकि बच्चों बोथ टाइप्स ऑफ ब्यूटी, अब ब्यूटी सिंगुलर है तो इसीलिए इज आएगा यहां पर, और एथरियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली लाइट या एक्सट्रीमली डेलिकेट, दोनों का सौंदर्य जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेस रखता है। ठीक है, तो यहां पर क्या मतलब है कि कंपेयर्ड जो है वो अपने पीछे विद प्रीपोजिशन नहीं लेगा, कंपेयर्ड टू, किसी से जब हम कोई चीज कंपेयर कर रहे होते हैं तो कंपेयर्ड टू, तो आंसर इसका क्या होना था, 20 का आंसर होना था। चलिए नेक्स्ट 44, मेरी जो इनकम है वो इतनी है पर मंथ, और मैं एक घर जो है 35 लाख से ज्यादा का घर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो इतनी है। हाँ जी, बताओ फटाफट जल्दी से। ऑब्जेक्ट नहीं है बेटे, वहां पर ब्यूटी जो है वो सब्जेक्ट ही है, बोथ सब्जेक्ट बोथ ब्यूटी। माई इनकम सिंगुलर है, इज बिल्कुल सही है, इससे नीचे है। अब देखो, जब भी आप किसी नंबर की बात करते हैं या जब भी आप किसी लेवल की बात करते हैं, ठीक है, इसके लिए आप अंडर या ओवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, बिलो या अबव, या किसी एज के लिए, उसने कहा मैं 15 साल से ऊपर का हूं तो आई एम अबव 15 ईयर्स, ठीक है, मेरी इनकम इतनी है, तो यहां अंडर का नहीं यहां अबव का इस्तेमाल होगा। तो मैं कह रहा मेरी इनकम जो अबव नहीं सॉरी बिलो, मेरी इनकम जो है वो 55,000 से कम है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। बाकी सही दिया हुआ है, आई कैनॉट अफोर्ड, मॉडल मॉडल के साथ बेस फॉर्म बिल्कुल सही है। आई कैनॉट अफोर्ड अ हाउस वर्थ, जिसका मोर के साथ देन सही है, 35 लाख से ज्यादा रुपीस का घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है। ए वाला था, ए वाले में मिस्टेक था। नेक्स्ट, सर इज की जगह आर होगा ना, बोथ। देखो बेटे, यही मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में जब तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हें ये रटी रटाई चीजें हटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो कह रहा है बोथ टाइप्स ऑफ ब्यूटी, तो कह रहा है दोनों प्रकार की जो ब्यूटी, अब क्योंकि ब्यूटी जो है वो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो बेटा क्योंकि वो अनकाउंटेबल है इसीलिए यहां पर आपको सिंगुलर ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, चलिए देखिए क्या कह रहा है। अब आपने दो, एक टेंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो टेंस में आपको पढ़ा देंगे कि जब दो काम पास्ट में होते हैं तो एक काम जो पहले ही हो चुका होता है उसे हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा काम इसके बाद में होता है दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको मैं याद दिलाने के लिए बचपन की याद दिलाऊंगा आपको कि फर्स्ट एक्शन कैसे हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं और दूसरा एक्शन हम कैसे लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इसकी याद दिलाते हैं आपको। चलिए याद करिएगा जरा, बचपन का कोई ऐसा सेंटेंस बताइए जो आपने इससे रिलेटेड किया हो, क्या आपको याद आ रहा है? क्या आपको ऐसा याद आ रहा है कि बचपन में हमें मास्टर जी खूब पढ़ाया करते थे कि रोगी के मरने से पहले डॉक्टर मर नहीं, डॉक्टर आ गया था, रोगी के आने से रोगी के मरने से, एक सेकंड, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने, डॉक्टर आया और रोगी मर गया, यहाँ यही तो बनेगा, डॉक्टर के आने से पहले ऐसा कुछ था, ऐसा था लगा, मतलब समझ गए ना मेरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुनो, तो डॉक्टर के, हाँ, ओके। आप सेंचुरी की और 10 जैसे ही ऐसा हुआ, हाँ जैसे ही ऐसा हुआ मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा मैं तो फिर भी अरे लाइव क्लास
कौन है ये प्राणी जो सुबह सुबह है चाय की चुस्की ले रहा है ना, क्लास की जगह चाय की चुस्की है भाई। दो शब्द इनके लिए, बंद कर देना। हाँ जी, तो क्या था ये बेटा? अरे बताओ ना यार, क्या था ये? डॉक्टर के, बोल भाई क्या था ये? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका, हाँ। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका, इसका मतलब किसके मरने का काम पहले हुआ? डॉक्टर, रोगी के। अरे यार, यहां लिख लेता हूं, डॉक्टर यहां आएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब उसका काम खत्म पहले ही हो गया। जो काम पहले खत्म हो गया, तो अब देखो हम यहां क्या लिखते थे? हैड डाइड लिखते थे। हैड डाइड का मतलब है उसका काम जो है पहले ही तमाम हो गया, क्योंकि पास परफेक्ट में उसका काम पहले ही खत्म हो गया। डॉक्टर जो आया वो बाद में आया, पास्ट इंडेफिनिट में आया। कौन से टेंस में आया? पास्ट इंडेफिनिट में आया, केम। यही कहानी यहां पर है कि उसके पायलट बनने से पहले वो बहुत कठिन ट्रेनिंग में गुजरा। अब हैड अंडरगॉन का मतलब है कि ट्रेनिंग पहले ही हो गई थी। पहले ट्रेनिंग होगी तभी तो वो पायलट बनेगा। हाँ भाई, पहले ट्रेनिंग होगी तभी तो वो पायलट बनेगा, तो इसका मतलब पायलट वो बाद में बना। तो इसीलिए मैं यहां बिकमिंग की जगह क्या लिख दूंगा? बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट। सब मैं होप करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये पूरी बचपन की थ्योरी यहां रिलेट हुई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन के दौरान, द ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, हु वॉज लुकिंग अनयूजुअली चीयरफुल, जो कैसा दिखाई दे रहा था। यहां लुक का मतलब है दिखाई देना। जो कैसा दिखाई दे रहा था, जो कैसा प्रतीत हो रहा था। यहां लुक का मतलब है दिखाई देना, इंग्लिश में इसे कहेंगे अपीयर। जो कैसा अपीयर हो रहा था, कैसा दिखाई दे रहा था, बताओ कैसा दिखाई दे रहा था? जो बहुत ज्यादा चीयरफुल। अब जब ये वर्ब लुक अपीयर का काम करती है, या इसका मतलब दिखाई देना होता है, तो ये किससे क्वालिफाई होती है? एडजेक्टिव से क्वालिफाई होती है। वो चीयरफुल, वो हैप्पी दिखाई दे रहा था। अब कितना हैप्पी, तो देखो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। यानी कि अनयूजुअली क्या हो जाएगा यहां पर? एडवर्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, एकदम खतरनाक सही दिया है, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे। द मैन हु वॉज लुकिंग, जो चीयरफुल दिखाई दे रहा था, कैप्ट ऑन। अच्छा, कीप ऑन का मतलब पास्ट फॉर्म, कैप्ट ऑन। तो इसे मैं प्रेजेंट में लिख देता हूं। तो कीप ऑन जो है, इसका मतलब होता है किसी बात को जारी रखना, कंटिन्यू। कैप्ट ऑन। अब ये ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे अगर तुम वर्ब मुझे दोगे, तो मैं तो उसका जिरंड बना दूंगा। क्या बना दूंगा मैं? उसका जिरंड बना दूंगा। तो इसका मतलब यहां टेक का क्या हो जाएगा? टेकिंग। वो इस बात को बार बार संज्ञान में लेता रहा, केप्ट ऑन टेकिंग नोट्स। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, मुश्किल से वो बस से बाहर निकला ही था कि बम जो है वो एक्सप्लोड हो गया और बस को टुकड़ों में तोड़ दिया।
तो हमने क्या पढ़ा है कंजक्शन में, क्या पढ़ेंगे हम कि हार्डली हो या स्केर्सली हो, जब भी इसका सेंटेंस इन दोनों से स्टार्ट होगा या किसी भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन से स्टार्ट होगा तो उसमें इन्वर्जन होता है। सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद आती है वर्ब। अब अगर हेल्पिंग वर्ब हेड है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। ऐसे चल के फिर इसका कोरिलेटिव किससे बनेगा, किससे बनेगा बताओ, देन से, व्हेन से, फिर उसके बाद आएगा क्लॉज टू। तो किससे बनेगा फटाफट जल्दी से बताओ। तो पकड़ लिया आप लोगों ने इसका मतलब, तो यहां देन की जगह इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन इसका आंसर हो जाएगा, और इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा सी। सी विल बी द आंसर। द डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट यहां पर क्या है, सब्जेक्ट यानी कि नाउन। आपको पता है आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। वेयर द डिफॉल्ट इज विलफुल। अब देखो इस नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। जब डिफॉल्ट जानबूझकर हो जाए, ये है एडजेक्टिव। फुल लग गया ना, तो एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। वेयर द डिफॉल्ट इज विलफुल, ठीक है। एंड जब डिफॉल्ट जानबूझकर हो जाए, वेयर द डिफॉल्ट इज विलफुल एंड, तो अगर ये एडजेक्टिव है ना बच्चों, तो ये भी एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव ही, या तो दो एडजेक्टिव जुड़ेंगे या दो एडवर्ब जुड़ेंगे, और दोनों एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो यहां डेलिब्रेटली की जगह क्या हो जाएगा, डेलिब्रेट, क्योंकि डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनल, इंटेंशनल। और अगर मैं इसमें एलवाई लगा दूं तो इंटेंशनली हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव होगा जो इसकी विशेषता बताएगा। अब आगे क्या कह रहा है, लीगल स्टेप्स शुड बी टेकन। लीगल स्टेप्स लिए जाने चाहिए, पैसिव वॉइस में है, बिल्कुल सही है। कैसे लिए जाने चाहिए, अब ये टेकन क्या है, वह है, इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली, तो ये बिल्कुल सही है। आफ्टर क्या है बच्चों, आफ्टर है प्रेपोजिशन। आफ्टर यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे जिरेंड है यहां पर V1 प्लस आईएनजी, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल, क्या ऑब्टेन करने के बाद, क्या लेने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद, फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन एरर समझ में आ गया। ए में था वहां डेलिबरेटली की जगह क्या होना था, डेलिबरेट होना था। नेक्स्ट 49। अक्षत शर्मा क्या कह रहा है, सर जी पीछे वाली क्लासेस क्यों नहीं मिल रही है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ओके बेटे, अक्षत के जैसे अगर और भी बच्चे हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी 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 हमको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये क्लास दो बार चलती है। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे और रात को 9 बजे। रात को 9 बजे इसमें होता है वोकेबलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और सुबह इसमें होता है प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर प्लस ग्रामर का बेसिक्स, ठीक है। और मंडे से यानी कि 20 मार्च से चलने वाले हैं मॉक टेस्ट। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे आपके लिए यूट्यूब पे। ये YouTube पे भी फ्री है, और यहाँ ये YouTube पे दोनों क्लासेस फ्री हैं अगर आप लाइव देखते हो। अगर आपको ये क्लास रिकॉर्डेड देखनी है प्लस PDF सारी गैदर करनी है, तो वो आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे, और उस एप्लीकेशन का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। वहां से आपको पीछे का सारा रिवीजन करने के लिए सारी PDF और सारी वीडियोस बार बार जितने भी हैं, या क्वेश्चंस जो आपके और बनते हैं बनाए जाएंगे, या DPP जो है जो हम रात को सॉल्व करते हैं, वो सारी एप्लीकेशन पे मिलेगी, जो सिर्फ आपको 499 में पे करना होगा, और उसके बाद आप उसको वहां से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि 499 किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है। हाँ, लास्ट ईयर सिलेबस का चार्ज मैंने बहुत ज्यादा रखा था, और यूट्यूब पे भी वो फ्री नहीं था। इस बार यूट्यूब पे भी फ्री है, और चार्ज भी घटा के सिर्फ 499 आप लोगों के लिए कर दिया है, ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए।
49 देखो, वन ऑफ। अब वन ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा कैसा होता है, याद रख लेना। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत सारों में से एक चॉइस निकालते हैं। मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज, तो बहुत सारे लड़कों में से एक, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। तो इसने कहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट तो एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव, तो इसके बाद नाउन क्या है? कंट्रीब्यूशन का प्लूरल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस में से एक कंट्रीब्यूशन जो है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर आई है। बहुत सारे कंट्रीब्यूशन में से एक कंट्रीब्यूशन है कि उसने चाइल्ड मैरिज के को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। हाँ, मोहित ने यहां वॉज का वर्क कर दिया। बच्चों मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि वॉज का वर्क क्यों नहीं होगा, यहां वॉज ही क्यों होगा? भले ही ये नाउन प्लूरल है लेकिन यहां सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी? क्योंकि मोहित के जैसे बहुत सारे और बच्चे हैं जिनको ये डाउट रहता है कि यहां उन्होंने प्लूरल देखा तो यहां प्लूरल मार दिया। वो वॉज वर का वॉज ऐसे ही करते रहते हैं। तो आप मुझे बताओ हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, समाज में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, उनमें से कितने का जिक्र हुआ है? कितने का जिक्र हुआ है? चाइल्ड मैरिज का जिक्र अकेला एक ही चाइल्ड मैरिज का यहां पर लिखा है, मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो बहुत सारे किए बट उनमें से कितना? एक का जिक्र उसने किया है। तो इसीलिए एक का जब जिक्र किया है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ना ना भी तो लिया था। चलिए 50, हाँ जी, हाफ सेंचुरी। चलिए इतनी देर में ये क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाना चाहिए था। इट इज रिलायबली लर्नड, ऐसा, इट इज रिलायबल। अच्छा ये तो मैंने ही बता दिया। देखो ये क्या कह रहा है? इट इज लर्नड, ये पाया गया है। अब लर्नड क्या है? वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब याद करो बच्चों, मैंने इससे पिछली क्लास में जो बेसिक्स में पढ़ाया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब मतलब हीर, और हीर जहां है वहां रांझा भी होता है। अगर रांझा, मैंने इस तरीके से बताया था ना आपको उस दिन। तो अब यहां पर मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कहीं होती है तो मेन वर्ब भी होती है। ये बेसिक ऐसे काम करते हैं आपके आगे चल के। प्रैक्टिस अगर आपको बेसिक्स मजबूत है ना तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। हीर जहां है वहां रांझा होगा, हेल्पिंग वर्ब जहां है वहां मेन वर्ब होगा। अब मेन वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? मेन वर्ब की विशेषता बताएगा कौन? बताएगा बताओ। इट इज लर्न, ऐसा पाया गया है। क्या पाया गया? क्या सीखा गया है? तो देखो ये है वर्ब, वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। अब सर जी रिलायबल क्या है? तो सर मान लो मैं तो गधा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो आप बेसिक्स तो पढ़ रहे हो ना साथ के साथ। आपको मैंने बताया कि भाई जो एबल होता है ना, एबल, एबल सफिक्स लगने से एडजेक्टिव वर्ड डिनोट करता है। तो रिलायबल क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब तुम्हें इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो तुम इसका एडवर्ब कैसे बना दोगे? एलवाई, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग के फॉर्मूला क्या तैयार होता है? एडवर्ब। अगर किसी वर्ब में, सॉरी, अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। ये बेसिक्स काम आते हैं, बड़े मजबूत होते हैं बेसिक्स। दूसरी बात, अगर किसी नाउन में एलवाई लगा दो, अगर किसी नाउन में एलवाई लगा दो तो वो किसका काम करता है? वो किसका काम करेगा बताओ जल्दी से? अगर किसी नाउन में एलवाई लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां रिलायबल की जगह क्या हो जाएगा? रिलायबली। ठीक है, रिलायबली लर्नड, ये आंसर होगा इसका। एक बच्चा कह रहा है कि सर जिस भी वर्ड के लास्ट में शन लगता है वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बेटे मेरी बात सुन, वहां पर जो भी वो वर्ड दिया था ना लास्ट में शन वाला, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये काउंटेबल है।
अब मेरी बात सुनना ध्यान से। कंट्रीब्यूशन क्या है? काउंटेबल है। मैं आपका डाउट निकाल दूं, ये काउंटेबल नाउन है। एक कंट्रीब्यूशन और एक क्या, बहुत सारे क्या हो जाएंगे? प्लूरल काउंट्री क्या हो जाएंगे? कंट्रीब्यूशंस हो जाएंगे। अरे वन ऑफ के बाद प्लूरल तो तभी लोगे ना जब ये काउंटेबल होगा। अगर काउंटेबल नहीं होता तो क्यों लगाते हम यहां पर? तो इसीलिए ये वो काउंटेबल है वहां पर। 51। 47 में कम की थर्ड फॉर्म। भैया मैं तो तुम्हारे ना दर्द दूर करते करते पागल हो जाऊंगा, इसीलिए बेसिक पढ़ लेना, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत है, अभी लेवल बढ़ेगा। हेड में कहा सर कम की थर्ड फॉर्म, तो प्यारे बच्चे कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो यार सही तो लिखा है फिर यहां पर। तुम्हारे दिमाग में केम चल रहा होगा पक्का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर यहाँ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं, चलो फटाफट जल्दी से देख भाई जरा कौन कौन है इनको बदतमीजी वाले। कोई बदतमीजी नहीं चाहिए, पढ़ाई वाली क्लास में हमें कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। बदतमीजी अगर करनी है तो उसके लिए क्लास लगा देंगे, उसमें थंबनेल लगा देंगे कि आओ करते हैं बदतमीजी खुलकर, है ना। पढ़ाई वाली क्लास में नहीं, अगर कोई ऐसा पाया जाए उसको ब्लॉक मार दिया जाए तुरंत। चलिएगा, तो देखो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा यहां पर। नीड और डेयर, नीड और डेयर, ये मॉडल की बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है जी। तो मॉडल वर्ब लिख लो, ये अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं तो सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेंगे। नीड और डेयर जब ये मॉडल का काम करते हैं ना मेरे भाई, किसका काम करते हैं? मॉडल का काम करते हैं। उस समय ये अपने पीछे लेते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि हर मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेता है, या कह दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं ना भाई, अरे सर क्या ये मॉडल का भी काम करते हैं? मेन दोनों का काम करते हैं। कुछ सेमी मॉडल ऐसे होते हैं जो दोनों का काम करते हैं। उस समय ये लेते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये छाप दिया तुम्हारे लिए मैंने कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसको अप्लाई देखो कैसे करेंगे। जैसे यहां पर उसने कहा शी नीड नॉट, तो आप कहोगे सर आप ये बताओ आपको कैसे पता चला ये बात, आपने कैसे पहचान लिया कि यहां पर ये मॉडल है? तो बेटा क्योंकि मैंने बेसिक्स पढ़ा है इसलिए मेरे को ये पता चल गया। तुम भी पढ़ोगे बेसिक्स तो तुम फटाक से ऐसे निकाल लिया करोगे। देखो अब मेरा बेसिक्स क्या कहता है, मेरा बेसिक्स तो ये कहता है कि यहां नॉट तुम लगाते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब की तो शॉर्ट फॉर्म बनती है। कैसे? मान लो मैं कहूं कैन प्लस नॉट, तो कैन बट नॉट इज इक्वल टू कांट, तो कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं कहूंगा विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने तो ये देख लिया तुरंत, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती है माइंड में, मैंने ये देख लिया कि ये हेल्पिंग वर्ब होगा, तभी तो वहां नॉट लगा है। इसका मतलब अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो नीड अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो वर्ब के पीछे बेस फॉर्म लेगा। तो इसका मतलब यहां टू गो मार्केट नहीं आएगा, तो यहां से टू हट जाएगा। शी नीड नॉट गो टू मार्केट, ये टू तो ये वाला प्रेपोजिशन है। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता ये टू प्रेपोजिशन? तो मैं वही तो कह रहा हूं, बेसिक्स जिस जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ते जाओगे। अब मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहां टू के बाद मार्केट नाउन है, और टू के बाद नाउन कैसे आ सकता है? टू के बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये कंफर्म है कि टू के बाद नाउन अगर आएगा तो टू वहां पर प्रेपोजिशन ही होगा। टू के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो ये क्या होगा? ये प्रेपोजिशन ही होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव में तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो प्रेपोजिशन ही होगा। तो इसलिए ये वाला टू मार्केट की वजह से क्या है? प्रेपोजिशन है। तो हमने टू प्लस वी1 हटा दिया, क्योंकि ये नीड या मॉडल का काम कर रहा है, इसीलिए इसके पीछे केवल वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। अगर ये मेन वर्ब का काम करता तो फिर टू प्लस वी1 सही होता। समझ में आया कि भाई आया नहीं आया? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ओ गॉड, पानी दे भाई जल्दी फटाफट। दिमाग खुला तुम्हारा? बेसिक्स वाली वो खोलो, इसके बाद रुको रुको रुको, एक बार नोट कर लेने दो, नोट कर लो फटाफट जल्दी से सारे के सारे।